पश्चाताप के आंसू। नमस्कार। हमारी आज की कहानी एक पारिवारिक कहानी है जो कि समाज को शिक्षा प्रदान करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाहर सावन की झड़ी लगी थी, लेकिन घर के अंदर रामनाथ बाबू के जीवन में पतझड़ छाया हुआ था। 70 साल के रामनाथ बाबू अपने कमरे की सीलन भरी दीवारों को घूर रहे थे। सामने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उनकी पत्नी सावित्री की। तस्वीर पर चढ़ी माला के फूल सूख चुके थे, ठीक वैसे ही जैसे रामनाथ बाबू के जीवन की खुशियां। सावित्री। रामनाथ बाबू ने कपकपाते होठों से तस्वीर से बात की। तुम तो यह कहकर चली गई कि बेटा रोहन और बहू कविता मेरा ख्याल रखेंगे, पर देखो आज अपने ही घर में, जिसे मैंने अपना पेट काट कर बनाया था, मैं एक अनचाहे मेहमान की तरह पड़ा हूँ। आज सुबह से ही रामनाथ बाबू की तबीयत नासाज थी। पेट में मरोड़ उठ रहे थे और उल्टियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। शायद कल रात का बचा हुआ बासी खाना, जो बहू ने प्रसाद समझकर थमा दिया था, उसी ने जहर का काम किया था। शरीर निढाल था, हलक सूखा हुआ था, पर पानी मांगने की हिम्मत नहीं थी। बेटा रोहन सुबह सुबह ही ऑफिस की हड़बड़ी में निकल गया था। अब घर में सिर्फ रामनाथ बाबू और उनकी बहू कविता थी। पेट के दर्द से जब रहा नहीं गया, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से इंटरकॉम उठाया। बहू। उनकी आवाज में दर्द और डर दोनों था। जरा रोहन को फोन मिला दो बेटी, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ रही है, शायद अस्पताल जाना पड़े। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कविता कमरे में आ धमकी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि नफरत की त्योरियां थी। बाबूजी, आपको चैन नहीं है क्या? कविता चिल्लाई। रोहन अभी ऑफिस पहुंचे भी नहीं होंगे और आपने नाटक शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है वो काम धाम छोड़कर आपकी उल्टियां साफ करने आएंगे? कितनी बार कहा है, बुढ़ापे में हजम नहीं होता तो ठूस ठूस कर मत खाया करो। दिन भर मुंह चलता है, फिर रात भर हम जागे। रामनाथ बाबू का कलेजा इन शब्दों से छलनी हो गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। आंखों से टप टप आंसू गिरकर उनकी धोती भीगने लगी। उन्हें याद आया, जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी, सावित्री रात रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती थी। आज वह एक बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। थोड़ी देर बाद जब गला एकदम सूख गया, तो उन्होंने अपनी 8 साल की पोती रिया को आवाज दी। रिया बेटा, दादाजी को थोड़ा नींबू पानी बना दोगी? चक्कर आ रहे हैं। मासूम रिया दौड़कर रसोई में गई। उसने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और ले आई। रामनाथ बाबू के हाथ कमजोरी से पीपल के पत्ते की तरह कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने गिलास पकड़ा, वह छूटकर फर्श पर गिर गया। छपाक। कांच के टुकड़े बिखर गए और पानी फैल गया। आवाज सुनते ही कविता चंडी का रूप धरकर दौड़ी चली आई। हे भगवान, इस बुड्ढे ने तो जीना हराम कर रखा है। उसने अपना माथा पीट लिया। जानते हो ये गिलास कितने का था? यह मेरे मायके से आया था। पर आपको क्या, आपने कौन सा कमाया है? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और ऊपर से मेरा नुकसान करते हो। रामनाथ बाबू गिड़गिड़ाए। बहू, हाथ कांप गया था, जानबूझकर नहीं। बस रहने दीजिए अपनी सफाई। कविता ने उन्हें झिड़क दिया। खबरदार जो अब किसी चीज को हाथ लगाया। अगर प्यास लगी है तो बाथरूम के नल से पी लो। दोपहर के 3 बज चुके थे। उल्टियों की वजह से पेट खाली हो चुका था। भूख से आंतें कुलबुला रही थी। रामनाथ बाबू को लगा कि अगर कुछ नहीं खाया तो शायद प्राण ही निकल जाएंगे। डरते डरते वह रसोई की तरफ बढ़े। एक सूखी रोटी लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कविता ने बाज की तरह झपट्टा मारा और उनके हाथ से रोटी छीन ली। अरे वाह, अभी तो उल्टियां हो रही थी और अब भूख भी लग गई। कविता ने क्रूरता से कहा। शर्म नहीं आती? पहले जो गंदगी कमरे में फैलाई है, उसे साफ करो। जाओ पोछा लगाओ वहां। उसके बाद ही निवाला गले के नीचे उतरेगा। भूख और अपमान से तड़पते हुए रामनाथ बाबू ने कांपते हाथों से कपड़ा उठाया और अपनी ही उल्टियां साफ करने लगे। उस वक्त एक पिता की लाचारी देखकर शायद ऊपर वाला भी रो पड़ा होगा। वह चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। भूख मर चुकी थी, सिर्फ अपमान का कड़वा घूंट हलक में अटका हुआ था। शाम हुई। रोहन घर आया। पिता का पीला पड़ा चेहरा देखकर उसने पूछा, बाबूजी, क्या हुआ? आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। रामनाथ बाबू का मन हुआ कि बेटे के गले लगकर फूट फूट कर रोए, सब बता दे, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे खड़ी कविता ने उन्हें घूर कर देखा। उसकी आंखों में धमकी थी। अगर मुंह खोला तो फिर देखना। बेटे का घर टूटने के डर से एक पिता ने अपने होठ सी लिए। मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोले,
कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी उम्र का तकाजा है। रोहन ने पूछा, दवाई ली थी? इससे पहले कि रामनाथ बाबू कुछ कहते, कविता बोल पड़ी, हाँ हाँ, मैंने खुद अपने हाथों से दी थी। अब ये बुढ़ापे में भूल जाते हैं, इन्हें कुछ याद नहीं रहता। रोहन पत्नी की बात मानकर अपने कमरे में चला गया और रामनाथ बाबू उस रात की वो फिर भूखे पेट आंसू का घूंट पीकर सो गए। अगले दिन की घटना ने तो सब्र का बांध ही तोड़ दिया। सुबह रोहन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके बूढ़े पिता, जिनके हाथ कांपते थे, सिंक पर खड़े होकर कल रात के जूठे बर्तन धो रहे थे। बाबूजी, रोहन चौंका, यह आप क्या कर रहे हैं? रामनाथ बाबू सकपका गए। बर्तन हाथ से छूट गया। कविता ने तुरंत बात संभाली। अरे, मैंने तो कितना मना किया, पर बाबूजी ही नहीं मानते। कहते हैं बैठे बैठे हाथ पैर अकड़ जाते हैं, थोड़ा काम कर लूं तो कसरत हो जाएगी। रोहन ने दुख भरी निगाहों से पिता को देखा, पर पिता ने नजरें चुरा ली। वह बेटे की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रोहन के ऑफिस जाते ही कविता का असली रूप फिर सामने आ गया। वह तमतमाती हुई आई। बड़ा शौक है ना बेटे के सामने महान बनने का? कसरत कर रहा हूँ। उसने रामनाथ बाबू की ओर उंगली उठाई। सुनो बुड्ढे, अगर इस घर में 2 वक्त की रोटी चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। यह कोई धर्मशाला नहीं है। और अगर बेटे से शिकायत की तो कान खोलकर सुन लो। कल ही वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी, फिर सड़ते रहना वहां अकेले, बिना किसी सहारे के। छोटी पोती रिया, जो अपनी गुड़िया से खेल रही थी, यह सब देख रही थी। वह दौड़कर आई और बोली, माँ, दादाजी से ऐसे मत बोलो, वो रो रहे हैं। कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने आव देखा न ताव अपनी ही फूल सी बच्ची के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तू बड़ी वकील बन रही है इनकी, चल अंदर। खबरदार जो इनके पास बैठी तो। उस थप्पड़ की गूंज ने रामनाथ बाबू के अंदर कुछ तोड़ दिया। उनके स्वाभिमान का आखिरी तिनका भी बिखर गया। उन्हें लगा कि उनके कारण उनकी पोती पिट रही है, उनका बेटा धोखे में जी रहा है और वह खुद एक लाचार जानवर से बदतर हो गए हैं। अब और नहीं। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, मैं अपने बेटे के जीवन का कांटा नहीं बनूंगा। सावित्री, मैं आ रहा हूँ, पर पहले इस घर को मुक्त कर दूं। दोपहर को जब कविता अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार होकर निकली, रामनाथ बाबू ने अपने कपड़े एक छोटे से थैले में डाले, अपनी पत्नी की तस्वीर को आखिरी बार चूमा, उसे बैग में रखा और भारी कदमों से उस घर की देहरी लांग गए, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। जाते जाते उन्होंने पलटकर घर को देखा। आंखों में एक मुख आशीर्वाद था, खुश रहना बेटा, शायद मेरे जाने से ही तुम्हारे घर में शांति आएगी। शाम को रोहन घर आया, हमेशा की तरह। बाबूजी, मैं आ गया, कहकर आवाज लगाई, पर आज कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा पसरा था। कमरा खाली था, अलमारी खुली थी। बिस्तर पर वह चादर नहीं थी जो बाबूजी ओढ़ते थे। रोहन का दिल जोर से धड़का। एक अनजाना डर उसे घेरने लगा। वह दौड़ा दौड़ा कविता के पास गया। बाबूजी कहाँ हैं? कमरे में नहीं हैं। कविता हड़बड़ा गई, पर फिर भी झूठ बोल दिया। मॉम, मुझे क्या पता, मैं तो पार्टी में थी, शायद कहीं टहलने गए होंगे। रोहन पागलों की तरह पड़ोसियों के पास गया। पड़ोसी शर्मा जी, जो अब तक खामोश तमाशा देख रहे थे, आज उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़कर कहा, बेटा रोहन, आज मुझे सच बोलने दे। तेरे पिता आज दोपहर को अपना थैला लेकर रोते हुए स्टेशन की तरफ जा रहे थे। और सुन, तेरी बीवी जो सती सावित्री बनने का ढोंग करती है ना, सब जानते हैं हम। वह तेरे पिता से नौकरों जैसा काम करवाती थी, उन्हें भूखा रखती थी। आज दोपहर को भी उन्हें घर से निकाला है उसने। शर्मा जी की बात सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे वो सारे पल याद आने लगे जब बाबूजी कुछ कहना चाहते थे, पर उसकी पत्नी को देखकर चुप हो जाते थे। उनकी उदास आंखें, उनका कांपता शरीर, उनका अचानक कसरत करने का बहाना, सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। मैंने क्या कर दिया? मैं कैसा बेटा हूँ? रोहन चीखा और अपनी बाइक लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पर भारी भीड़ थी। बारिश तेज हो रही थी। रोहन की आंखें पागलों की तरह हर चेहरे में अपने पिता को तलाश रही थी। बाबूजी, बाबूजी, वह चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज बारिश के शोर में दब रही थी।
तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई बेंच पर पड़ी। वहां अंधेरे में भीगते हुए रामनाथ बाबू अकेले बैठे थे। बारिश के पानी में उनके आंसू मिल रहे थे। वह ठंड से ठिठुर रहे थे, छाती से अपनी पत्नी की तस्वीर लगाए, जैसे वही उनका आखिरी सहारा हो। वह दुनिया के सबसे अकेले और लाचार इंसान लग रहे थे। रोहन दौड़कर उनके पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा। बाबूजी! रामनाथ बाबू ने चौंक कर देखा। बेटा उनके चरणों में सिर रखकर बच्चों की तरह बिलख रहा था। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं नालायक हूँ, मैं अंधा था, मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे छोड़कर मत जाइए। पिता का दिल पसीज गया। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को उठाया और गले लगा लिया। दोनों बाप बेटे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर रोते रहे। बारिश उनके आंसुओं को धोने की कोशिश कर रही थी, पर वह दर्द धुलने वाला नहीं था। नहीं बेटा, रामनाथ बाबू ने रूंधे गले से कहा, गलती तेरी नहीं है, मैं ही बोझ बन गया था। बहू को तकलीफ हो रही थी। बोझ? रोहन ने तड़प कर कहा, आप मेरी छत है बाबूजी, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। चलिए घर, आज मैं इंसाफ करूंगा। आज या तो वो रहेगी या मैं और आप। रोहन पिता को लेकर घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसका रूप किसी काल जैसा था। कविता सोफे पर बैठी आराम से चाय पी रही थी। रोहन ने आओ देखा न ताओ कविता के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। चटाक! कमरे में सन्नाटा छा गया। चाय का कप गिरकर टूट गया। रोहन! कविता गाल पर हाथ रखकर सन्न रह गई। नाम मत ले मेरी जुबान से। रोहन दहाड़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। जिस पिता ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिस पिता ने अपनी इच्छाएं मारकर मुझे पढ़ाया, तूने तूने उन्हें भूखा रखा, तूने उनसे बर्तन मंजवाए, तूने उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया। तू इंसान है या राक्षस? कविता हकलाने लगी। रोहन, वो तुम गलत समझ रहे हो। चुप! रोहन ने हाथ दिखाया। मैंने पड़ोसियों से सब सुन लिया है और आज स्टेशन पर बाबूजी की हालत देखकर मुझे सब समझ आ गया। कविता पत्नी तो मिल जाएगी, पर बाप दोबारा नहीं मिलता। जो मेरे पिता का नहीं वो मेरा नहीं। रोहन ने अलमारी खोली और कविता का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। निकल जा मेरे घर से अभी, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी को पाल लूंगा, अपने पिता की सेवा कर लूंगा, लेकिन तेरी जैसी औरत की परछाई भी इस घर में नहीं पड़ने दूंगा। तलाक के पेपर्स कल तेरे घर पहुंच जाएंगे। कविता ने देखा कि मामला हाथ से निकल चुका है। उसका अहंकार पल भर में चूर हो गया। वह रोहन के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे घर से मत निकालो। रोहन टस से मस नहीं हुआ। उसने दरवाजा खोल दिया। तभी रामनाथ बाबू आगे आए। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ लिया। बेटा रुक जा। नहीं बाबूजी, आज नहीं। उसने जो किया है उसकी माफी नहीं है। बेटा, रामनाथ बाबू ने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, गुस्से से घर टूटते हैं, बसते नहीं। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हम भी वही करेंगे जो इसने किया, तो हम में और इसमें क्या फर्क रह जाएगा। रिया को उसकी माँ की जरूरत है, इसे एक मौका दे दे, सिर्फ मेरी खातिर। रोहन रो पड़ा। वह घुटनों पर बैठ गया। बाबूजी, इतना सब सहने के बाद भी आप इसे माफ कर रहे हैं? आपका दिल कितना बड़ा है। और ये औरत आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। कविता शर्म से पानी पानी हो गई। वह ससुर जिन्हें उसने भूखा रखा, अपमानित किया, आज वही उसका घर टूटने से बचा रहे थे। वह रामनाथ बाबू के पैरों में लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं प्रायश्चित करूंगी, मैं आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। उस रात उस घर की दीवारों ने बहुत कुछ बदलते देखा। नफरत हार गई थी और एक पिता का बड़ापन जीत गया था। अगले दिन सुबह जब रामनाथ बाबू उठे तो देखा कविता हाथ में चाय की ट्रे लिए खड़ी थी। उसकी नजरें झुकी थी, आंखों में पश्चाताप था। बाबूजी, चाय पी लीजिए, उसने धीमे स्वर में कहा और झुककर उनके पैर छुए। रामनाथ बाबू ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और चाय का प्याला थाम लिया। उन्होंने दीवार पर लगी सावित्री की तस्वीर की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे तस्वीर में सावित्री भी मुस्कुरा रही है और कह रही है, सब ठीक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी।
ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।